बेटा क्वेश्चन नंबर 32 निकालो असाइनमेंट का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म, एक लास्ट कंसेप्ट बचेगा इसके बाद हमारा जो हमें करना होगा। अब देखो क्वेश्चन 32 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है बेटा x, y और z। कहता है तीन पार्टनर है, इनकी रेशो दे रखी है 7, 5 और 4। इनकी रेशो दे रखी है 7, 5 और 4। दैट इज अ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दे रखी है। और देखो एक बैलेंस शीट बनी हुई है, ध्यान सुना, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें कैपिटल लिखी हुई है x की, y की और z की। 2 लाख, 1,50,000 और 1,20,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 15,000 रुपए और क्रेडिटर दे रखे हैं 40,000। यहाँ पर आपको सन्ड्री एसेट्स दे रखी है 6 लाख और दोनों साइड का टोटल 6 लाख रुपए आ गया। अब देखो नीचे क्या बोलता है, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि इनकी न्यू रेशो होगी 3:2:1। दैट इज अ न्यू रेशो। ये इनकी न्यू रेशो दे रखी है। उसके बाद नीचे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। दे विल शेयर प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। जो गुडविल है, फॉर दिस पर्पस जो गुडविल है, अपीयर वाली नहीं है तो वही दो ट्रीटमेंट। जो गुडविल है वो 1,50,000। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। The partners do not want to distribute general reserve and profit. पार्टनर्स जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बुक के अंदर, और प्रॉफिट को भी। देखो मेरी बात, जो ये जनरल रिजर्व होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मान लो क्वेश्चन में इन दो पॉइंटों के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो जो नॉर्मल एंट्री होती है ना इसकी, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू x टू y टू z इन ओल्ड रेशियो, हम वो वाली एंट्री करते हैं। लेकिन उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। तो बेटा करिश्मा कौन सी एंट्री करेंगे? नंदनी कौन सी एंट्री करेंगे बेटा? वो कह रहा है जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता तो क्या एंट्री की जाती है जूही? गेनर टू सैक्रिफाइस। इसका मतलब इन दोनों के बिहाफ पर, ध्यान सुनना, इन दोनों के बिहाफ पर एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइस। और बेटा दिवेज नहीं, वंशिका, वंशिका इस गुडविल की क्या एंट्री होगी? वंशिका सर मैं बस मेरी तो बाय कैपिटल अकाउंट होगा विल का गेनर टू सैक्रिफाइस में। बेटा प्रिंस तू बता, वंशिका की तो बारी नहीं आई। गेनर टू सैक्रिफाइस। देखो इसकी भी एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइस और इन दोनों की भी एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइस, क्योंकि इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं ना, या तो रेज करके राइट ऑफ कर दो या गेनर टू सैक्रिफाइस। कुछ नहीं कह रखा होता गेनर टू सैक्रिफाइस। तो एंट्री तो समझ में आ गई, एंट्री समझ में आ गई। यानी इन तीनों को पहले क्या करेंगे, आपस में ऐड। जनरल रिजर्व कितना है 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 15,000 और गुडविल कितना है 1,50,000।
सर 0 0 10 1 सर 14 और 2,40,000 क्या आ गई बेटा नेट सर एंट्री होती है गेनर टू सैक्रिफाइसर। सर बाकी को क्यों नहीं लिया? क्या बेटा बाकी को क्यों नहीं लिया? क्या बेटा क्या क्यों नहीं किया कैपिटल और क्रेडिटर क्यों नहीं लिए? बेटा कैपिटल का बेटा मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। मैंने कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट करा है ऐसे गेनर टू सैक्रिफाइसर, या क्रेडिटर का कोई ट्रीटमेंट करा है गेनर टू सैक्रिफाइसर, या सन्ड्री एसेट्स का ऐसा कोई ट्रीटमेंट सिखाया है? नहीं सिखाया। जब सिखाया ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती इस चैप्टर में डालू? इस चैप्टर के कंपोनेंट तो यही है। ओके सर। यस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर सैक्रिफाइस x का y का और z का। तो ओल्ड रेशियो दे रखी है बेटा 7/16 सर 5/16। यस सर इसमें लिखा नो वो नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो बेटा जब बस लेट मी क्लियर, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना यानी बुक के हिसाब से एंट्री नहीं करनी। मैंने इन चीजों की दो दो एंट्री बताई थी, या तो बुक के हिसाब से या सिंगल एंट्री। उसने बोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना यानी बुक के हिसाब से नहीं करना। तो कैसे करना है? सिंगल एंट्री करना है। बेटा कंसेप्ट पढ़ो घर में जो लिखवाता हूँ बोर्ड पे। उसने बोला बुक के हिसाब से नहीं करना यानी बुक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी रिकॉर्ड नहीं करना, यानी क्या करनी है? सिंगल एंट्री। क्योंकि इन चीजों के दो ट्रीटमेंट होते थे ना, याद कर लिखवाया था, या तो बुक के हिसाब से या सिंगल एंट्री। तो जब उसने बुक के हिसाब से मना कर दिया तो सिंगल एंट्री होगी। सर समझ में नहीं आया जनरल रिजर्व और पीएनएल की एंट्री। नहीं आई समझ। अच्छा एक काम कर, मैंने कंसेप्ट करवाया था, बहुत बड़ा सा पेज बनवाया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व वाला। जरा वो वाला पेज निकाल, जल्दी से अपनी नोटबुक खोल और अपनी नोटबुक के अंदर वो वाला पेज निकाल। मैंने एक सर, तरफ निकाल बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट इधर बना रखी है। मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी में कुछ आइटम लिखी हुई है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCF, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड। अब मैंने बता रखा है इसकी दो एंट्री होती है, या तो बुक के हिसाब से होती है या फिर मैंने लिखा हुआ है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री वाला पेज खोल के बैठना सारे बच्चे जिनको डाउट हुआ है। अब बुक के हिसाब से मैंने एंट्री क्या बताई है, इन सबको डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, WCF डेबिट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट। और टू सारे पार्टनर्स के नाम जो होंगे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने लिखा है इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते। ये तो हो गई बुक के हिसाब से जनरल एंट्री। जब भी वो कहेगा बुक के हिसाब से एंट्री करनी है, और अगर ऐसा कोई पॉइंट दे रखा है कुछ नहीं बोला हुआ तब भी बुक के हिसाब से करते हैं। जब वो बोलता बुक के हिसाब से एंट्री करनी है इन दोनों पॉइंटों की, तो एंट्री क्या बनती? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू में एक्स का नाम, वाई का नाम, जेड का नाम और ओल्ड रेशियो में बांट देता अगर बुक के हिसाब से एंट्री करने को बोलता तो। लेकिन उसने बोला बुक के हिसाब से एंट्री नहीं करनी, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सिंगल एंट्री। और सिंगल एंट्री लायबिलिटी वाली साइड की क्या होती है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब यही तो मैं कर रहा हूं, इसके लिए यहां से निकाल रहा हूं ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनर निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइसर निकल के आ जाएगा। गेनर को डेबिट कर दूंगा टू सैक्रिफाइसर, और ये जो गुडविल होती है उसकी भी यही होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो कंबाइंड एंट्री कर दूंगा, इसकी अलग अलग नहीं करूंगा, सब जोड़ के नेट वैल्यू निकाल दी। बेटा करिश्मा समझ में आ गया? हाँ सर आ गया अब। बेटा थोड़ा सा ना पढ़ो, जो पीछे चीजें करवा रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा ना घर में पढ़ो। आ जाओ। तो अब मैं न्यू रेशियो को माइनस करता हूँ, दैट इज 3/6
2/6 और 1/6 और ये एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? एलसीएम बताओ बेटा कितना आ रहा है? 48। एलसीएम आ रहा है बेटा 48। एलसीएम आ गया 48, इसका भी 48, इसका भी 48। देखो इसमें जाएगा 3 21 माइनस इसमें जाएगा कितना आ गया -3/48। ऐसे इसका करो किसमें जाएगा 3 पे 15 और किसमें गया था ये 8 पे 16, ये आ गया -1/48 और ये 4 पे 3 पे 12 और ये 8 पे 8 कितना आ गया 4/48। तो ये दोनों क्या हो गए डेनर, दोनों को डेबिट करूंगा यानी x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देना बीइंग सिंगल एंट्री मेड। नेट इफेक्ट पाऊंगा 2,40,000 2,40,000 2,40,000 2,40,000 इंटू 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 क्या है 3/48 1/48 और 4/48 काट दो इसको 10,000 और 2 ये आ गया बेटा 5,000, ये आ गया 15,000, ये आ गया 5,000, ये आ गया 20,000। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताओ बेटा, समझ में आ गई? यस सर। सर अब मेरी बात सुनो, एक नई चीज सिखा रहा हूँ इसमें पहले बनाना, वो है बैलेंस शीट। अब ये चेंजेस हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा भी है कि नई वाली बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ये पुरानी बैलेंस शीट। अब देखो न्यू बैलेंस शीट एक्चुअली ना 3 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि चैप्टर 3 नंबर का है तो 3 नंबर के क्वेश्चन में वो एक जनरल एंट्री और एक बैलेंस शीट बनाने को बोल सकता है, इसलिए ध्यान दो। न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये प्रॉपर लिखना बैलेंस शीट पे करना, ठीक है? मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा गंदा बता देता हूँ। लायबिलिटीज एसेट्स, मेरी बात सुनो ध्यान से। सन्ड्री एसेट्स कोई फर्क हुआ नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो। सन्ड्री एसेट 6 लाख। देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी बचे हुए। उसने कहा इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तब तो ये खत्म हो जाते, यानी अगर ये बुक के हिसाब से एंट्री होती तब तो ये खत्म हो जाते। उसने बोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी एज इट इज लिख दो। जनरल रिजर्व 75,000, ये तो सिंगल एंट्री थी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। क्रेडिटर के साथ तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो क्रेडिटर्स को यहाँ लिख दो 40,000। अब ध्यान से देखना, देखो शॉर्टकट पे करूंगा, टीचर बेमतलब में कैपिटल अकाउंट बनवा देता है, टाइम खराब होता है, इतना टाइम बोर्ड में होता नहीं हमारे पास, इसलिए देखो शॉर्ट पे कैसे करते हैं। ये कौन सी साइड होती है बेटा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, यानी ये कैपिटल का क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक्स क्या हो रखा है डेबिट, और यहाँ एक्स क्या हो रखा है क्रेडिट, यानी माइनस कर दे, उल्टे है ना, माइनस कर दे। 2 लाख में से 15,000 में कितने बचे 1,85,000। अब देख y क्या हो रखा है यहाँ पे क्रेडिट, और y यहाँ पे क्या हो रखा है डेबिट, सीधा डिफरेंस निकाल दे, ये आ गया 1,45,000। ये नई वाली कैपिटल आ रही है, ये वाला चेंज होने की वजह से। अब यहाँ पे z हो रखा है क्रेडिट और यहाँ भी z हो रखा है क्रेडिट, जोड़ दे 1,20,000 और 20, 1,40,000। दोनों साइडों की टोटलिंग चेक कर लो, 6 लाख और 6 लाख की आ रही है गारंटेड, और
और ये हमारी नई बैलेंस शीट तैयार हो गई 6 नंबर। कुछ पूछना है पूछो, वरना नोट करो। कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट करो। सर यस सर न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाई है, एक बार बता दो दोबारा। बता रहा हूँ बेटा, देख सैंड्री एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज लिख दिया। उसने बोला था जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बुक में इफेक्ट नहीं डालना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तभी हमने सिंगल एंट्री करी और इसको एज इट इज उठा के यहाँ लिख दिया। अगर ये बट जाता फिर नहीं लिखते, अगर ये पार्टनर्स में बट जाता इनकी ओल्ड रेशो में फिर नहीं लिखते, उसने बांटने को मना ही कर दिया, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, एज इट इज। अब देख कैपिटल में चेंज पड़ा, इधर देख, ये कैपिटल है, क्रेडिट है, एक्स का क्रेडिट, वाई का क्रेडिट, जेड का क्रेडिट। अब देख एक्स का क्रेडिट है 2 लाख, लेकिन एक्स यहाँ पे डेबिट हो रखा है, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, माइनस कर दे, 2 लाख में से 15 जाए 185। वाई का क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, माइनस कर दे, 1.5 लाख में से 5000 गए 1,45,000। और देख यहाँ पे Z का क्रेडिट है और यहाँ भी Z का क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है ना, तो जोड़ दे, 1,20,000 और 20,000 1,40,000, दोनों साइड की टोटलिंग करी और ये आ गई 6 लाख 6 लाख रुपए। बात खत्म। ओके सर। आ जाओ बेटा, अब हम एक अगला कंसेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द लास्ट कंसेप्ट। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चन, और क्लास भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चैप्टर में, वैसे ही हमने अगले चैप्टर में बनाना है, दैट इज अ रैब अकाउंट, शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले जरा फॉर्मेट देख लो ध्यान से, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। ध्यान से देखना, डेबिट साइड में लिखते हैं हम सारे के सारे लॉस, और यहाँ पे लिखते हैं हम सारे के सारे प्रॉफिट्स। अब सवाल ये उठता है लॉस किसकी वजह से और प्रॉफिट किसकी वजह से। डेबिट में सारे लॉस, क्रेडिट में सारे प्रॉफिट। सवाल ये उठता है कि लॉस किसकी वजह से और प्रॉफिट किसकी वजह से। ड्यू टू एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से अगर लॉसेस होंगे तो यहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट होंगे तो यहाँ लिखूंगा। कैसे होंगे सुनो, टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू गिर जाएगी तो लॉस होगा, यहाँ लिखूंगा। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तब भी लॉस होगा, यहाँ लिखूंगा। प्रॉफिट कैसे होगा, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, जब मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी मुझे प्रॉफिट होगा, वहां लिखूंगा। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, जब मेरी लायबिलिटी की वैल्यू गिर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, वहां लिखूंगा। अंडरस्टूड है ना, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ, एसेट्स की वैल्यू घट गई तो लॉस हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू घट गई तो प्रॉफिट हुआ। इस हिसाब से लिखूंगा। लेकिन सुनो, लिखूंगा जितने से बड़ी वो लिखूंगा, हाउ मच इंक्रीज एंड हाउ मच डिक्रीज। ये ध्यान रखना, बढ़ के कितनी हो गई उससे मतलब नहीं है, कितनी बढ़ी या कितनी गिरी इससे मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे पास है बेटा मार्कर, मैं लाया था 15 रुपए का खरीद के, अब मान लो 8 रुपए का हो गया, तो वैल्यू गिर के तो 8 हो गई, लेकिन गिरी कितने से, 7 रुपए से। तो वहां पे जो लॉस दिखाऊंगा वो 7 रुपए का दिखाऊंगा। हाउ मच इंक्रीज और हाउ मच डिक्रीज, कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। इसके लिए एक और लॉजिक लगा सकता हूँ, देखो स्टेटमेंट दे रखी होगी हमें, अगर एट लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बढ़ के इतने की हो गई या घट के इतने की हो गई।
फिर तो आपको जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखा होगा, देखो जैसे इधर एक पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा फर्नीचर 1 लाख और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर रिड्यूस टू ₹80,000। तो 2 लिखा हुआ आ गया, 2 लिखाओ, बी लिखाओ, एट लिखाओ। इसका मतलब होता है चीज बढ़कर इतने की हो गई है या चीज घटकर इतने की हो गई है। यहाँ पे कह रहा है फर्नीचर रिड्यूस टू, फर्नीचर घट के 80 का हो गया है, घटा कितने का? 20,000। तो यहाँ पे लॉस में लिखूंगा 20,000 रुपए, यानी फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता, सुनो, या फिर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता फर्नीचर रिड्यूस बाय ₹20,000, इसका मतलब होता, बाय का मतलब होता है से, इसका मतलब होता फर्नीचर 20,000 से गिर गया, तो फिर सीधा 20,000 यहाँ लिखता, फिर डिफरेंस नहीं लिखता। कह रहा है फर्नीचर 20,000 से गिर गया, यानी गिर के 80 का रह गया, गिरा कितने का? 20 से, तो 20 लिखो। और ऐसे लैंग्वेज लिखी होती फर्नीचर रिड्यूस टू या रिड्यूस एट या रिड्यूस बी, टू बी लिखा होता ना, टू बी ₹80,000। तो इसका मतलब होता घट के इतना हो गया, तो फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है। बाय के केस में सीधा वो अमाउंट लिख देते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी छोटा सा ये वाला लॉजिक मैंने बता दिया। तो आपको कितने से चीज बढ़ी या कितने से चीज घटी, आपको वो वाली वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो। या तो ये वाली साइड बड़ी आएगी और बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आती है तो इसे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज अ प्रॉफिट, और इसको बार देते हैं ओल्ड पार्टनर में, उनकी पुरानी वाली रेशो में। या फिर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ निकल के आती है, इसको नाम देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज अ लॉस, और इसको भी बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जल्दी से उतारो, क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन कराता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें बताऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, कहता है ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है बेटा 3:2:1, दैट इज अ ओल्ड रेशो, और नीचे ना एक बैलेंस शीट बनी हुई है। अगर आप ध्यान दो तो नीचे बनी हुई है एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 1,20,000 का, और कैपिटल लिखी हुई है ए की, बी की, सी की 3 लाख रुपए, 1,50,000 और 1 लाख, और प्रीमाइसेस लिखी हुई है, प्रीमाइसेस लिखी हुई है बेटा 3 लाख रुपए की, मशीन लिखी हुई है 1,80,000, स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है 1,20,000, डेटर्स लिखे हुए हैं 2,50,000, और बैंक लिखा हुआ है 20,000। अब आगे ध्यान से देखो, इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपनी रेशो चेंज करेंगे और नई वाली रेशो हो जाएगी 4:3:3, दैट इज अ न्यू रेशो। और नीचे देखो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है, नीचे देखो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है। और मान लो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है बुक के हिसाब से एंट्री करो, मैं कह रहा हूं पहले ये मान लो, दोनों तरीके से लिखाऊंगा, ये मान लो क्वेश्चन में हर चीज के लिए बोला हुआ है बुक के हिसाब से एंट्री करो,
जोन जोन से पॉइंट इस चैप्टर में ट्रीट हो सकते हैं। मान लो कि बोला हुआ है बुक के हिसाब से एंट्री पास करो, बात खत्म, आ जाओ। तो मुझे नीचे दिख रहा है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा बेटा, शॉर्ट में इसको रैव अकाउंट बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है जहाँ पे लॉस लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड होती है जहां पर प्रॉफिट लिखते हैं। मुझे बुक के हिसाब से एंट्री करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बुक के हिसाब से ही बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बुक के हिसाब से ही बनाया जाता है। देखो ध्यान से, कहता है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएट 10%। कह रहा है ये प्रीमाइसेस 10% बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया 10% मतलब 30,000। यहाँ लिख दिया मैंने बाय प्रीमाइसेस। दूसरा कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 4%। कह रहा है जो डेटर्स दिख रहे हैं ना, इसका 4% का प्रोविजन बनाओ। मेरी बात ध्यान सुनो, प्रोविजन बनाने का मतलब होता है कि ये मान लो कि डेटर्स का 4% पैसा डूब सकता है, और जितने भी प्रोविजन होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बनेगा टू प्रोविजन, सारे प्रोविजन यहाँ पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स, इसका 4%, तो 2,50,000 का 4% निकाल दो और ये आ गया 10,000। 10,000 का बन गया बेटा प्रोविजन। ये हमारी लायबिलिटी है। देखो पहले से तो बनी नहीं हुई थी, देखो लायबिलिटी में पहले से लिखा हुआ था नहीं, यानी